सेलुलर हाउसकीपिंग आज की वीडियो का टॉपिक है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि सेल के अंदर नॉर्मल रूटीन जो काम है सारे वो किस तरह से हो रहे हैं। अब सेल के नॉर्मल रूटीन काम बेसिकली क्या है। सो फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू, सेल्स में रूटीनली प्रोटीन्स बनती हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन ट्रैफिकिंग, इस तरह की जो सारी चीजें हैं सेल में जो डेली बेसिस पे आमतौर पे हो रही होती हैं, जैसे घर में हो रही होती हैं। घर में रोज आपके क्या काम होते हैं। सो यू इन द मॉर्निंग यू गेट अप एंड आइदर यू और समबडी मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू, देन लंच का बंदोबस्त है, फिर डिनर का बंदोबस्त है, घर की सफाई है, कपड़ों की आयरनिंग है। ये सारे घर के रूटीन काम है, तो उन्हें हम हाउसकीपिंग स्टफ कहते हैं। सेल में जो रूटीन के काम है उन्हें कहते हैं सेलुलर हाउसकीपिंग। तो ये हमारी आज का टॉपिक है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मीडियम रॉबिन से। माय नेम इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। द वायबिलिटी एंड नॉर्मल activity of the cells depend on variety of fundamental housekeeping functions। यानी मैंने जैसे बताया ना आपको कि घर का किसी भी कोई सेटअप जब होता है तो वो फंक्शनल होने के लिए, वो एक्टिव होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि घर के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कोई ग्राउंड रूल्स सेट हों। घर की सफाई, खाना बनना, कपड़े कहाँ रखे होंगे, आप सोएंगे कहाँ, बिस्तर कहाँ रखे होंगे, जनरल हाउसकीपिंग प्रिंसिपल ऐसे सेल के भी होते हैं। सो मेनी नॉर्मल हाउसकीपिंग फंक्शंस आर कंपार्टमेंटलाइज्ड। यानी फॉर एग्जांपल एक हाउसकीपिंग फंक्शन है एटीपी का बनना, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये होता है जिस कंपार्टमेंट में, उस कंपार्टमेंट का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन है ये राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक, दो तीन जगहों पे ये कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है, जिसमें राइबोसोम प्राइमरी मशीनरी है, देन आल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आल्सो द गोल्गी बॉडीज। सो द हाउसकीपिंग फंक्शंस आर यूजुअली कंपार्टमेंटलाइज्ड and they are usually within the membrane bound intracellular organelle। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक ऑर्गेनील है और इसमें एटीपी बनता है। राइबोसोम एक ऑर्गेनील है और इसमें प्रोटीन्स बनते हैं। So that's how it happens। By isolating certain cellular function within distinct compartments, potentially injurious degradative enzymes or reactive metabolites can be concentrated or stored at high concentrations in a specific organelle ओनली, और उसकी वजह से बाकी का सारा सेल का एनवायरनमेंट खराब नहीं होता। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ओपन होता तो वो सारे एंजाइम्स सेल में हर जगह इफेक्ट कर रहे होते हैं। नाउ हो सकता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हों जो पूरे सेल की पीएच को लो कर दें। अब आपके सेल में कहीं ऐसा काम हो रहा होता है जिसमें लो पीएच ओके है, लेकिन कहीं ऐसा भी काम हो रहा होता है जिसमें लो पीएच हाई है। सो पॉइंट ये है कि पूरे सेल में इस एंजाइम्स को लीक करने का कोई फायदा नहीं है। सो इट हैज टू बी कंपार्टमेंटलाइज्ड ब्यूटीफुल सिस्टम से। जैसे बड़ी फैक्ट्री होती है, एक अगर कोई बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है, उसमें डिफरेंट रूम्स हैं। इस रूम में से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन फैसिलिटी है, तो यहाँ कोई चीज बन रही है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आ रही है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उसकी पैकेजिंग भी हो रही है, यहाँ उसका शिपमेंट का बंदोबस्त हो रहा है। हर कंपार्टमेंट का अलग काम है। शिपमेंट में जो चीजें यूज हो रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो चीजें यूज हो रही हैं उनका शिपमेंट के यूनिट में कोई काम नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट कंपार्टमेंट्स इन द सेल। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। New proteins destined for the plasma membrane or secretion are synthesized in rough endoplasm. So new protein का बनना is in the rough endoplasmic reticulum, and also very important to know here is ribosomes, and physically they are assembled in the Golgi apparatus. So actually protein synthesis में ये ribosome, rough endoplasmic reticulum, एक्चुअली रफ आप कहेंगे यहाँ कहीं राइबोसोम लिखा नहीं है, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ओके, सो राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे सेल्स में है, they are important for steroid या fatty stuff या lipoprotein stuff formation के लिए। Cells catabolize the wide variety of molecules that they endocytose as well as their own repertoire of proteins and organelles, all of which are constantly being degraded and renewed। सेल बड़ा इंपॉर्टेंट वेयर हाउस है जिसमें बाहर से चीजें एंटर भी हो रही हैं, सेल के अपने अंदर प्रोटीन बन रही हैं, उनकी हैंडलिंग चल रही है, एंड देयर आर ब्रेक डाउन गोइंग ऑन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, और उससे दूसरी चीजें बन रही हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स टेक पार्ट एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। सो ये 3 जगहों पे ये इट्स हैपनिंग, और वो क्या क्या है जरा सुन लीजिए। द फर्स्ट वन इज नोन एज द प्रोटियासोम।
Proteasome are disposal complexes that degrade denatured otherwise the tagged cytosolic protein. यानी आपके पूरे साइटोप्लाज्म में एक सिस्टम होता है कि if this is a protein it is tagged by some sequences such as ubiquitin और इस तरह की चीजें, तो ये tagged protein फिर डायरेक्ट हो जाती हैं towards the proteasome और proteasome फिर इनको degrade करता है. So in some cases peptides so generated are presented in the context of class 1 major histocompatibility complex to help drive the adaptive immune response. ये हम discuss करेंगे when we are talking about immune system in detail. So what does that sentence actually mean? इसमें basically we are talking about tagging of and cleavage of proteins to be used in the MHC presentation. इम्यून सिस्टम में MHC का जिक्र आएगा तो डिटेल में बात करेंगे ये होती क्या है. इन अदर केसेस द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन ट्रिगर और शट डाउन द सेलुलर सिग्नलिंग. यानी अगर कोई एक काम की प्रोटीन थी, फॉर एग्जांपल इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था लेकिन इसको टैग कर दिया और प्रोटियोसोम में भेज दिया सेल ने, तो ये प्रोटीन हो जाएगी डिग्रेड, उसका काम खत्म. ओके, सो प्रोटियोसोम इज अ फैक्ट्री जिसमें प्रोटीन डिग्रेडेशन हो रही है. देन देयर इज अनदर फैक्ट्री व्हिच इज नोन एज लाइसोसोम. Lysosomes are intracellular organelles that contain a lot of enzymes, and they can actually digest a vast range of macromolecules such as protein, polysaccharides, lipids, even nucleic acids. And then the third factory जहाँ degradation का process होता है, that is peroxisome. They are specialized cell organelles that contain catalases, peroxidases, ऑक्सीडेटिव एंजाइम. सो अगर कोई ऑक्सीडेटिव डैमेज वाले पार्टिकल्स हैं सेल में, सो पेरोक्सिसोम विल हैंडल विद देम. तो ये तीन आपके सेल में कंपार्टमेंट्स ऐसे हैं व्हिच हैंडल विद great efficiency different types of big molecules and then break down them into small molecules. और ये तीन कंपार्टमेंट्स हैं, नंबर 1 प्रोटियोसोम, नंबर 2 लाइसोसोम एंड नंबर 3 peroxisomes. Okay. Now, the content and position of the cellular organelle also are subject to regulation. Endosomal vesicles shuttle internalized material to appropriate intracellular sites or direct newly synthesized protein material to cell surface. ये शटल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखें, इस पे ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, these are the ribosomes. यहाँ अगर कोई प्रोटीन बनी है तो वो गोल्जाई बॉडी से निकल के these vesicles are directed towards the membrane so that they can be excreted. बिल्कुल इसी तरह अगर मेम्ब्रेन से कोई चीज एंडोसाइटोसिस के जरिए सेल के अंदर आई है और इसको पहुंचना है सिर्फ फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, तो इट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये बोथ वे ट्रांसपोर्ट हमारे सेल में हो रहा होता है. ओके, मूवमेंट ऑफ बोथ ऑर्गेनेल्स एंड प्रोटीन्स विद इन द सेल ऑफ in the cellular environment is basically orchestrated by the cytoskeleton. हम जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मैं ये बात बार बार बताता हूँ कि we have these microtubule. These are just like tracks. और ये जो साइटोस्केलेटन बनता है डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल से, ये ऐसे है कि जैसे रेल की पटरी. आप इसको जरा इमेजिन करें, मैं इसको बड़ा करता हूँ ना. सो ट्राई टू इमेजिन दिस एज अ रेल की पटरी. सो दिस इज रेल की पटरी. इस तरह से होती है ना रेल की पटरी, देखें. अब ये एक रेल की पटरी बनी हुई है, ठीक है, इस पे रेल चल रही है. तो ये एक ट्रैक है जिस पर रेल ने मूव करना है और रेल हमेशा अपने ट्रैक पे मूव करती है. और यहाँ पे ये जो ट्रैक है इस पर एक्चुअली रेल नहीं बल्कि प्रोटीन मूव करेगी. सो प्रोटीन एक दफा इस पे आ गई तो अब वो चल चल के सेल तक यहाँ पहुंच जाएगी, सेल की सरफेस तक. सो दीज साइटोस्केलेटन बेसिकली बिहेव लाइक पाथवेज एंड ट्रैक्स, जिसकी वजह से सेल के अंदर चीजों की मूवमेंट होती है. These structural proteins also regulate cellular shape as well as intracellular organization requisite for maintaining the cell polarity. So these protein molecules are very important to maintain the shape of the. अब इसका एक और फंक्शन जरा सुने. यहाँ तो मैंने आपको बताया कि it works as a track जिस पर प्रोटीन चलते हैं. अब आप इमेजिन करें, आपने कभी घर पे जो छत होती है आरसीसी मटेरियल की, वो बनते हुए अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि हाउ इट वर्क्स. बेसिकली पिलर्स होते हैं पहले. अगर ये दो पिलर्स हैं तो इस पिलर्स पर लकड़ी की या आयरन की शटरिंग लगाई जाती है जिस पर बहुत सारा स्टील बिछाया जाता है और फिर उस स्टील को ऐसे क्रिस क्रॉस करके और फिर इस पर डाला जाता है सीमेंट, ताकि ये सारा सीमेंट जब कवर हो जाए, अंदर स्टील होगा तो बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगी. अब सेल को देखें, दिस इज द सेल. इस सेल में भी ऐसे स्टील तो नहीं है, प्रोटीन है, लेकिन इस तरह ट्रैक्स बने हुए हैं. And this is the cytoskeleton in the microtubule. So एक इसका पर्पस है to provide track to the proteins for movement, and दूसरा इसका पर्पस है to provide stability and support to the cell. Okay? This is particularly critical in epithelial cells, in which the top of the cell and the bottom side of the cell are often exposed to different environmental stress basically and have distinct function.
not too much important, but the point is that the cytoskeleton provides support. अच्छा जी, अब फर्दर ये बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ATP which obviously happens in the mitochondria. So mitochondria is another housekeeping part of your cell which generates energy. Without production of energy, obviously you are not going to do anything. Our mitochondria also serve as an important source of metabolic intermediates which are used in different parts of the glycolytic pathway, for example. Okay, cell growth and maintenance require a constant supply of energy as well as the building blocks that are needed. Yani these are small molecules which are needed for production of a lot of important things. In growing and dividing cell, all of these organelles have to be replicated and correctly. इनकी appropriate distribution, जिसको हम apportionate, क्या word, तो मेरी ज़बान यहाँ फंस गई, apportioned का मतलब basically होता है कि appropriate distribution. यानी if we have this particular cell and if there are, say for example, 4 mitochondria in there, so they need to be replicated and equally distributed. If not exactly equally, but then I mean to the least ये हो कि इसके पास भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया चले जाएं, दूसरे सेल इसके पास भी चले जाएं. अगर ऐसे नहीं होगा तो जो रेप्लिकेशन के दौरान एक सेल बनेगा, सपोज में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हैं और दूसरे में कम, तो गड़बड़ हो जाएगी. ओके, सो दे हैव टू बी apportioned, so they have to be appropriately distributed. Moreover, because the macromolecules and organelles have finite lifespans, mitochondria live only for about 10 days. Mechanism also must exist that allow for recognition and degradation of the worn components. जो पार्ट खराब हो जाए, टूट जाए, उसको तोड़ने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम है, उनको डाइजेस्ट किया जाता है, एंड फिर देन अल्टीमेटली वी हैव दीज 3 मशीनरीज जहां डेग्रेडेशन और ब्रेकडाउन ये सब चीजें होती हैं, और वो 3 मशीनरीज हैं, प्रोटियोसोम, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम, नंबर 3. ओके, देन वी हैव टू आल्सो टॉक अबाउट, अब थोड़ा सा डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात करेंगे. ऑब्वियसली यहाँ पूरा सेल का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में नहीं बताया हुआ, बट वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. आई थिंक हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है और बायोकेमिस्ट्री में भी है ये टॉपिक, हिस्टोलॉजी में भी है. सो इट इज प्रेजेंट इन मल्टीपल प्लेसेस जहां हमने सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया है. मैं काम ये करता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सेल वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनका लिंक डाल देता हूँ ताकि आप सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में तो पढ़ सको. यहाँ पे सिर्फ फ्लेवर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इस हेडिंग में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट सम important stuff about diffusion and these things, and then we will move on to discussing some important bits of cytoskeleton, moving on to interactions between the cell and then Golgi bodies, and actually that will be it basically. यही major headings and then lysosome. तो हर ऑर्गेनील को बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट मेजर वंस जो मेजर हाउसकीपिंग में इन्वॉल्व हैं उनका डिस्कशन है. सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका मेजर काम है प्रोटेक्शन एंड द न्यूट्रिएंट एक्विजिशन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, आर मोर देन जस्ट स्टैटिक लिपिड शीट. दे आर फ्लूइड बाइलेयर्स ऑफ एम्फीमेटिक फॉस्फोलिपिड्स, और बीच में इंटरमिंगल्ड प्रोटीन्स भी हैं. सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर है, और हमने ये कई जगहों पर डिस्कस किया है. So this is the lipid bilayer. That is one layer. This is the other layer, and that is the phosphatidylcholine moiety. And these phosphatidylcholine moieties, they are arranged in a way that there are 2 layers. One layer is their top layer, and then the bottom layer, and interspersed between the layers. So if you see here, this is the upper layer, this is the lower layer, for example, and here we have the protein molecule which is traveling all the way through the membrane. That basically is the receptor, और इसी रिसेप्टर का सारा गेम है लाइफ में. Ligand will come attach here and there will be changes in the receptor, something will enter through the receptor. उस केस में हम इसको चैनल नाम देंगे, सोडियम चैनल for example, potassium channel for example. Okay, so that's the basic idea of a cell membrane. So there are phosphatidylinositol to the inner membrane leaflet, can be phosphorylated, so these details you don't need to remember for now. Phosphatidylserine is normally restricted to the inner layer, again not important, not very high yields. Now this is to tell you that glycolipids and sphingomyelin are preferentially expressed on the extracellular phase. So glycolipids are basically present on the outer side. Okay, you see here, these are the glycolipids and glycoproteins which are present on the outer side of the membrane. Certain membrane components associate laterally with each other in the bilayer, leading to distinct domains called lipid rafts. Again, I would suggest कि आप जो structure of cell की वीडियो है उसमें membrane का structure ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया है, उसे ज़रूर देखें. The plasma membrane is liberally studded with a variety of protein, and these proteins are receptors, and they do a lot of cell interactions. Okay, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बात समझा रहा था, they can be channel, they can be receptor for ligands.
Most proteins are transmembrane, जिसका मतलब ये है कि you see this protein, this is transmembrane. ये पूरी membrane से गुजर रही है. So that's why it's called transmembrane or integral protein. Some of the proteins are not this way. Some of the proteins are only on the cytosolic side, or some of the proteins are only on the outer side. So extracellular proteins. So for example, if you look at this diagram, some of the proteins will just be there, extracellular. Some of the proteins will only be towards the intracellular side. Some of the proteins will be all the way through, just like this. Okay, so these are called transcellular. They are transmembrane, not transcellular, transmembrane. So they're traveling all the way through the membrane. Okay. Then many plasma membrane protein functions together as large complexes. अब this is the bit which is actually something जिसमें कुछ important pickup points हैं जो मैं आपको भी समझाता हूँ कि वो क्या क्या है. The later mechanism is characterized, so this is not something tight junction अभी हम थोड़ी देर में discuss करेंगे, and that is very important. The rest is not. That is one important term in the whole 2 paragraphs here. और इसके बारे में भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर में मैं आपसे बात करता हूँ कि ये क्या है. Passive membrane diffusion. Again, this is not the physiology book. हमने physiology में बहुत डिटेल में diffusion को पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे quickly small non-polar molecules such as oxygen, carbon dioxide readily diffuse the lipid bilayer. Therefore, rapidly diffuse across them as do the hydrophobic molecules such as steroids. कोई भी lipid soluble molecule किसी भी membrane से बहुत तेजी से गुजर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी गुजर जाते हैं. Similarly, small molecules, particularly जो बहुत ही छोटे हों, जिनका molecular weight 75 Dalton से भी कम है, they readily cross the membrane. In contrast, the lipid bilayer is effective barrier to the passage of larger molecule. So बड़े molecule for example नहीं गुजर सकते, उनको कोई receptor चाहिए. तो अगर ये cell है, if there is a small molecule, it can go directly. Similarly, carbon dioxide, it can go directly. But if there is a bigger molecule such as glucose, ये direct नहीं जाएगा. It needs a receptor. उसके intake के लिए receptor चाहिए. Okay? Then there are carriers and channels. अगर सेल में इस तरह का कोई चैनल मौजूद है तो इस चैनल से कोई भी आर्टिकल गुजर सकता है. So for example, सोडियम गुजरता है, पोटेशियम गुजरता है. So these are called the channels. Okay? So these are channel proteins, or some of them are categorized as carrier protein. There's a difference between them. The difference is अगर ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है और इस तरह की एक प्रोटीन यहाँ पे मौजूद है जिसके बीच में गैप है, देखें चैनल, तो इसमें इसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन. अच्छा, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं रिसेप्टर के उनमें यहाँ पे आके कोई लाइगेंड लगता है, फिर इनमें इंटरनल साइड पे कोई कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और उस चेंज की वजह से सिग्नल स्टार्ट होता है. सो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं चैनल प्रोटीन के बजाय कैरियर प्रोटीन. दीज आर चैनल प्रोटीन जिनके बीच में होल है. इन मैनी केसेस अ कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल सॉल्यूट की मूवमेंट करवाता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, तो सोडियम विल मूव इन दिस डायरेक्शन. अंदर सेल के पोटेशियम ज्यादा है और बाहर पोटेशियम कम है, तो पोटेशियम विल मूव इन दिस डायरेक्शन. तो इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. समटाइम्स ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होती है. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगेन ये फिजियोलॉजी में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. सपोज अगर पोटेशियम सेल के अंदर कम है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो जनरेट कर रहा हूं, और सपोज पोटेशियम सेल के बाहर ज्यादा है, तो नेचुरली स्पीकिंग अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को देखें तो मूवमेंट कहां से कहां होनी चाहिए? मूवमेंट होनी चाहिए फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड. लेकिन अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि नो, द सेल वांट्स टू स्टिल पंप पोटेशियम आउटसाइड, सो ये अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट है, यानी फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं. सो दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. अब ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वी नीड एटीपी. इसको ऐसे समझो कि अगर स्टेयर केस है और ये आप खड़े हैं, आपको ऊपर से नीचे आना है, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, इजीली आओगे. लेकिन इफ यू हैव टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी तो आपको एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगी, सांस फूलेगी. ये भी अगेंस्ट ग्रेविटी है या अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, तो यहाँ पे काफी एनर्जी यूज होगा. दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एनीथिंग जिसमें एनर्जी यूज हो रही होती है. ओके, नाउ transporter ATPases include multiple drug resistance proteins. So there are so many proteins in bacterial cell, for example, जो काफी सारे antibiotics को बाहर निकाल के फेंक देते हैं just by the same mechanism of these protein channels. Okay, so that was the important bit here. Now, receptor mediated and fluid phase uptake. एक process होता है जिसे हम कहते हैं endocytosis. इसमें ये होता है कि the cell is there and
जो लिक्विड टाइप पार्टिकल्स हैं वो एक वैक्यूल सा बना के सेल में एंडोसाइटोज यानी अंदर की तरफ आ जाते हैं. एक्चुअली वो दे पिंच अ मेम्ब्रेन बिट विद देम and they come inside. So let me show you a diagram here. So this for example is something, यहाँ पे कोई भी पार्ट आके लगा है, this red blue thing अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया, एंड यू सी ये किस तरह से मेम्ब्रेन यूं अंदर की तरफ गई और मेम्ब्रेन पिंच हो गई. अब ये पार्टिकल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन ही का पार्ट है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. इट कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन नोन एज कैवियोलिन, वो भी मेम्ब्रेन को पिंच करती है. द पॉइंट इज कि थिंग्स कैन एंटर द सेल either by a channel protein like this or by a carrier protein which have a conformational change like this. उस पे ligand या protein ने bind किया और वो सेल के अंदर आ गई, या it can be taken inside by endocytosis या by phagocytosis. पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको खा पी के सेल के अंदर वैक्यूल बना दिया. या ट्रांससाइटोसिस. ट्रांससाइटोसिस में ये होता है कि जो पार्टिकल है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और अंदर उसके एक वेसिकल बन जाता है. सो इट इज एक्चुअली नॉट पिंचिंग द सेल मेम्ब्रेन लाइक एंडोसाइटोसिस, बट इट इज ट्रैवलिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सो दीज आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स जिनके जरिए चीजें सेल के अंदर एंटर होती हैं और जो सेल के चीजें बाहर निकलती हैं उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी एक्चुअली हमने ट्रांसपोर्ट पे यार मेरे फिजियोलॉजी के बड़े जबरदस्त लेक्चर पढ़े हुए हैं. काफी ज्यादा अच्छा उसको रिस्पांस मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से, काफी लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट किया है. सो आई वुड सजेस्ट टू यू स्ट्रांगली दैट गो वॉच दोज फिजियोलॉजी लेक्चर्स. ओके, ट्रांससाइटोसिस की हमने बात की, कैवियोला मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस प्रोटीन नोन एज कैवियोलिन. पिनोसाइटोसिस इज द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. तो जो पार्टिकल्स जब रिसेप्टर पे आके लग के एंडोसाइटोसिस हो रहा है, सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस. सो ऑल व्हाट इज रिटन इज ऑलरेडी समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड. Receptor mediated endocytosis is the major uptake mechanism for a lot of molecules such as lipoprotein LDL. आपकी बॉडी में जो सारा LDL का ट्रांसपोर्ट है, it is because of the receptor mediated endocytosis. तो बेसिकली ये सब चीजें आपको बताने का पर्पस ये है कि आपको पता हो कि ऑक्सीजन कैसे एंटर होता है डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन, ग्लूकोज कैसे एंटर होता है किसी न किसी रिसेप्टर पे बाइंड करके अंदर एंटर होगा. आपको डिफरेंट चीजों के एंट्री के मैकेनिज्म पता होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ड्रग्स कैसे काम करती हैं, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं. दैट व्हाई दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग जो आपके सेल में रोज हो रहा है. इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज हाउस कीपिंग स्टफ. दिस इज गोइंग ऑन डेली इनसाइड योर सेल्स. साइटोस्केलेटन की अगर बात करें, सो बेसिकली देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन योर सेल जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे होते हैं. सबका बेसिक काम यही है कि they help in the movement of particles within the cell as well as they give support. So the ability of cells to adapt to a particular shape, maintain polarity and organize the intracellular organelles and move about it all depends on the intracellular scaffolding. Scaffolding of what? Scaffolding of proteins, and this is what we call the cytoskeleton. And there are so many different types, there are so many different classes. उनको हम ग्रुप करते हैं by and large into three major groups. Number one is called the actin microfilaments. They are fibrils 5 to 9 nanometers in diameter, and they are formed by actin proteins, and therefore they are called actin microfilaments. The most abundant cytosolic protein in the cells is actually the actin microfilaments. Now, the G-actin is another word used for this because these proteins are globular in their architecture, and therefore, and they are actin. So, globular actin is G-actin. And these monomers non-covalently polymerize into very, very long filaments. And those long filaments which are then produced are called F-actin. So you see, this is the inside of the cell, and there are so many filaments, intermediate filaments, there are actin filaments, and you see, पूरा एक अंदर नेटवर्क बना हुआ है. और ये सारा नेटवर्क, अब कोई भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा वो इसी लाइन पर चल सकता है जिस लाइन पर ये चीजें, ये ट्रैक्स मौजूद हैं. और इस पूरे सेल का जो सपोर्ट सिस्टम है, इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका पूरा स्कैफोल्ड, इसका ढांचा इन्हीं प्रोटीन से मिलकर बना है. सो वन कैटेगरी इज द एक्टिन फिलामेंट्स एंड देन द अदर कैटेगरी इज intermediate filaments. They are 10 nanometer in diameter as compared to 5 to 9 nanometers in diameter that comprise a large and heterogeneous family. Members include laminins A, B, and C. These are the examples, all belonging to intermediate filaments, which contribute to the structure of the nuclear lamina. Individual types of intermediate filaments have characteristic tissue-specific patterns. So, there are so many different types of this particular group, and
those patterns of expression that are useful for identifying the cellular origin of poorly differentiated tumor. Now that is a very important statement. Poorly differentiated tumor का मतलब ये होता है, सपोज दिस इज ब्रेस्ट टिश्यू और यहाँ एक ट्यूमर है. इस ट्यूमर को जब आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे देख रहे हो तो आपको देखकर पता लग रहा है कि ये ब्रेस्ट सेल्स हैं. ऐसे ट्यूमर को हम नाम देते हैं वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर, यानी ट्यूमर को देखकर आपको उसके ओरिजिनल टिश्यू का पता लग रहा है. बट सपोज देयर इज अ कैटेगरी जहां पे ब्रेस्ट टिश्यू है और जो कैंसर है उसको जब आप माइक्रोस्कोप स्लाइड पे देख रहे हो तो द सेल्स आर सो बिजार, सेल इतने खराब हो चुके हैं कि अब इनको देखकर आपको पता नहीं चल रहा कि ये ब्रेस्ट है या क्या है. सो ऐसे कैंसर को, ऐसे ट्यूमर को हम यूजुअली नाम देते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड कैंसर. तो पुअरली डिफरेंशिएटेड कैंसर में अगर ये प्रोटीन्स मिले तो इनसे आइडिया होता है कि ओरिजिनल टिश्यू है कौन सा, क्योंकि बिकॉज ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है तो इनको देख के पता तो चलेगा नहीं कि ये कौन से टिश्यू से आ रहे हैं, बट इन प्रोटीन से थोड़ी हेल्प मिल जाती है. सो सपोज अगर वाइमेंटिन प्रोटीन पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर सैंपल में, सो इट कैन बी अज्यूम कि द सेल्स आर मेसेनकाइमल सेल्स सच एज फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियम, तो ये ट्यूमर यहां से आ रहा है. अगर डेस्मिन पॉजिटिव है इन टिश्यूज में, डेस्मिन प्रोटीन मौजूद है तो दीज आर प्रोबेबली मसल सेल्स. अगर न्यूरोफिलामेंट्स मौजूद हैं सो दे आर प्रोबेबली न्यूरोनल सेल्स. अगर ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन्स, ये भी एक तरह की प्रोटीन है, अगर ये पॉजिटिव है किसी टिश्यू में सो दे आर पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम द ग्लायल सेल्स. साइटोकैरोटीन अगर मौजूद है सो इट इज अ मार्कर ऑफ एपिथेलियल सेल. सो ये तमाम वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जिनको चेक किया जाता है पर्टिकुलरली पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स में. ऐसे ट्यूमर्स जिनको देख के उनके ओरिजिनल टिश्यू का पता नहीं लगता, तो इन प्रोटीन से ओरिजिनल टिश्यू का कोई आइडिया हो जाता है. सो इमेजिन यू हैव अ स्लाइड हियर और ये स्लाइड से बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ये ब्रेन का ट्यूमर है या मसल का ट्यूमर है, तो आप ये मार्कर्स एक्सचेंज करवाते हैं. और जब आप ये मार्कर्स एक्सचेंज करवाते हैं, सपोज आपने ये सारे मार्कर्स लगवाए इस पर प्रोटीन चेकिंग के लिए, ये सारे नेगेटिव आए लेकिन साइटोक्वारेटिन पॉजिटिव आया, तो यू हैव नाउ एन आइडिया कि दिस इज एन एपिथेलियल ट्यूमर, इट इज कमिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ एपिथेलियम. ओके, इट्स अ very important concept. Now, intermediate filaments are found predominantly in a rope-like polymerized form and primarily serve to impart tensile strength to the cell. And these are very important strength mechanism. You can, have an idea किस तरह ये पूरा जाल बना हुआ है, देखें, जो support देगा. The critical roles of lamins is emphasized by rare but fascinating disorder called lamin mutation, which range from certain forms of muscular dystrophy to even progeria. Progeria is, premature aging. बिकॉज आपकी सेल्स अगर प्रॉपर उनमें सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है, देन देयर इज बिग डील प्रॉब्लम. पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं, लैमिन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ स्ट्रक्चर को या मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि इवन जीन रेगुलेशन में. तो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि ये जो सेल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं, ऑल दिस प्रोटीन्स, चाहे वो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स हों या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो या माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, जिनका भी हम जिक्र करेंगे, इनका रोल सपोर्ट तो है ही, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस भी है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इससे ज्यादा है. दे टू माय बिलीव दे आर इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस. जैसे यहाँ एक बात बताई ना, लेमिन अगर म्यूटेटेड है तो सिर्फ मसल के स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो रहा, बल्कि एजिंग भी जल्दी हो रही है. अ डिजीज कॉल्ड प्रोजेरिया. इस पे एक्चुअली एक मूवी भी बनी हुई है बॉलीवुड की, आपने देखी है, अमिताभ बच्चन ने उसमें रोल प्ले किया है. जल्दी एजेड हो जाता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो हम बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन की डिफरेंट कैटेगरीज की. एक थी कैटेगरी एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की. नाउ द थर्ड कैटेगरी, the third group of cytoskeleton proteins is the microtubule. They are the biggest one. पहली जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, it was only 5 to 9 nanometers. दूसरी कैटेगरी I told you 10 nanometers, and now we are talking about 25 nanometer. These are big tubules. So these tubules are the biggest ones, okay? And they are thick fibrils composed of alpha and beta tubulins arranged in constantly elongated or shrinking hollow tube. So they're tube-like pattern. Therefore, they're called tubule, microtubule. The microtubules are again, अभी जिस तरह हमने बात की, इनका काम भी सपोर्ट भी होगा, लेकिन इनके कुछ और important functions भी हैं. So let's talk about what are those important functions. So the end is typically embedded in a microtubule. The negative end, they have a positive or negative designated ends.
The negative end is typically embedded in a microtubule organizing center or the centrosome near the nucleus, where it is associated with paired centrioles, which are very important in cell division. तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और जो क्रोमैटिड्स को लेकर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, so they are support cables for molecular motor. क्या जबरदस्त यार कॉन्सेप्ट है. These are support cables to get the chromatids in the opposite directions, है ना. They are also present in the core of the cilia, so you have a lot of ciliated cells in your body, particularly in the respiratory tract. उनमें भी microtubules हैं, and they bronchial epithelium की example दी हैं. Also in the flagella, such as in your sperm. So these microtubules are bigger ones, and their main job is motility. So movement इनका काम है, चाहे वो सेंट्रियोल से निकल के क्रोमैटिड्स को मूव कर रहे हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन, या वो सीलिया की फॉर्म में है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, या वो फ्लैजिला की फॉर्म में है आपके स्पर्म सेल्स में. सो दैट एक्चुअली टेक्निकली हेल्पिंग द मूवमेंट प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेल्स. ओके, देन दे हैव कमेंटेड ऑन द सेल सेल इंटरेक्शन. There's so many different types of cells interact with each other. So there's one cell, there is another cell. तो इनके बीच में ये जो junctions हैं इसको हम interaction कहते हैं. So cells interact and communicate with one another by forming junctions that provide mechanical links हैं basically. These can be occluding junction, also known as tight junction, जो कि sealed है. तो ये वाला portion जो है बिल्कुल tightly bound है एक cell का दूसरे cell के साथ. This is called the tight junction, the sealed junction. Okay? Or these complexes that mediate the cell-cell interaction are composed of multiple proteins such as occludin and claudin. यहाँ पे ये proteins होती हैं जो उनको tightly bind करती हैं एक cell को दूसरे cell से. Let me find if there is a relevant diagram. Can't see that here. Histology में मैंने ये diagrams आपको दिखाई हुई हैं, तो please histology को देखिएगा यार. Things that बल्कि यहाँ होना चाहिए यार. Let me find on this diagram. इस diagram पे tight junction का concept होना चाहिए. Let me see here. Yeah, there, I can see that. So this is the tight junction. You see, this is one cell. ये एक cell है. This is one particular cell, and this is the other cell. ये दूसरा cell है. तो इन दोनों cell के बीच में ये cell membranes आपस में मिल रही हैं. So these are the junctions. Okay? यहाँ ये देखें किस तरह से tightly bound हैं. So this is the tight junction. And then at some places they have some gaps. So जहाँ gaps मौजूद होंगे, these are the gap junctions. So आप देख रहे हैं ना, एक cell membrane और दूसरी cell membrane के बीच में gap है. So if there are gaps, these are gap junctions. If there are no gaps, these are tight junctions. Tight junction में जो प्रोटीन है उनके नाम पता होने चाहिए, occludin, claudin, और जो बाकी जंक्शन में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन्स हैं वो भी बताता हूँ. गैप जंक्शन मैंने आपको दूसरा बताया था, इट्स आल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेटिंग जंक्शन. गैप जंक्शन में बेसिकली होता ये है कि प्रोटीन जो है ना इस तरह से इंटरेक्ट कर रही होती हैं दोनों सेल्स के बीच में. देयर इज कंप्लीट चैनल टाइप स्टफ अवेलेबल. एक सेल का कंपोनेंट दूसरे सेल में चला गया बाय दिस चैनल. और ये हार्ट सेल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक हार्ट सेल है और ये दूसरा हार्ट सेल है, उनके बीच में एक कम्युनिकेटिंग चैनल है, तो पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, दे मूव फ्रॉम वन सेल टू द अदर. इसीलिए पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. अ प्रोसेस दैट वी कॉल बेसिकली एज सिंसाइटियम, कार्डियक सिंसाइटियम. तमाम हार्ट के सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. और एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो प्रोटीन पोर्स हैं, द प्रोटीन्स आर कॉल्ड कनेक्शंस. सो कनेक्शन प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and they connect the cells in a way कि एक सेल के मटेरियल्स दूसरे सेल्स में इजीली मूव कर जाते हैं थ्रू द प्रोटीन्स व्हिच आर कॉल्ड कनेक्शंस. सो बेसिकली पोर्स होते हैं दरवाजे की तरह. आपका एक कमरा ये है, दूसरा कमरा ये है, बीच में दरवाजा है, तो आप यहाँ से आ जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ. दिस इज व्हाट इज नोन एज गैप जंक्शन. और हार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है इन मायोकार्डियम टू वर्क एज अ सिंसाइटियम. सारे हार्ट सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हार्ट सेल्स के बीच में ये गैप जंक्शंस होते हैं. ओके, फिर एक और तरह की कनेक्शन है सेल्स में, which is called anchoring junction, known as desmosomal junction. They mechanically attach the cells to each other. When this is very important as well because cells need to be held together as well. और यहाँ पे भी कुछ important proteins हैं. The proteins are such as, for example, cadherin proteins. So if you look at this now diagram one more time with the understanding of different type of junctions that we have. So at places there are tight junctions, tightly bound, two membranes close to each other. At places we have this gap junction, completely चीजें गुजर के एक सेल से दूसरे सेल में. And at places we have these proteins, there are desmosomal connections and there are desmosomes there. So ये connection सेल को anchor करते हैं. यहाँ पे cadherin proteins होती हैं, एक सेल को दूसरे सेल के साथ बांध के रखती हैं. Other example is proteins such as integrins, cadherins. इनका काम है different cells को आपस में जोड़े रखना.
फर्दर डिटेल्स अगर जंक्शंस की आपने पढ़नी है ज्यादा डिटेल में, सो गो टू माय हिस्टोलॉजी लेक्चर। मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूं, सो दैट यू आर मच मोर कंफर्टेबल इफ यू वांट टू स्टडी cellular interactions. One of the important housekeeping function in the cell is biosynthesis. Synthesis of, for example, protein, and that's what happens in endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. So जितने भी structural proteins हैं या enzymes हैं, enzymes भी proteins ही हैं basically, of the cell are constantly renewed by a balance between the ongoing synthesis, बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। तो बनने का जो process है, it's going on in the rough endoplasmic reticulum, and I'm not going into this detail because this is all the detail concerned with translation. Go to my physiology lecture, जो हमने बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया हुआ है। And then Golgi apparatus इन proteins को modify करता है. So the job of the Golgi apparatus is to then modify the protein so that they can be transported to wherever they have to go. Okay, so that's the job of the Golgi apparatus. Then there are smooth endoplasmic reticulum. ये जो प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इन पर राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड द स्मूथ वंस बेसिकली प्रोड्यूस लिपिड सब्सटेंसेस, दे प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंसेस। ओके, सो दैट्स व्हाट देयर जॉब इज। मसल्स में जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो उसको हम स्पेशल नाम देते हैं, वी कॉल देम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देन वी हैव लाइसोसोम्स, प्रोटीन, इसकी अभी हमने ऊपर भी बात की थी, यहाँ ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं। वी हैव 3 डेग्रेडेशन सिस्टम्स इन द सेल। The first one is proteasome and then we have lysosome. So ये हमने already इस chapter के start में, इस video के start में, not in the chapter because chapter का start पिछली video से हुआ है, तो कहाँ गए वो 3 चीजें हैं जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे डिस्कस की, proteasome, lysosome and peroxisome। ये 3 चीजें हैं जो आपकी बॉडी में डिग्रेडेशन करती हैं मुख्तलिफ चीजों की। So they are very important, they are toxic, they have toxic enzymes, बट ये आपको चाहिए। So they are the safeguard mechanism, ये waste disposal mechanism है आपके सेल के। You have lysosome which contain more than 40 different types of hydrolyses, acidic pH is there, बहुत सारे enzymes हैं, nucleases, lipases, glycosidases, ये सब important है because they break down different things inside the lysosome, और वो जरूरी है। अगर ये break down ना हो then आपकी बॉडी में तबाही मच जाएगी। Okay, now lysosomal enzymes are initially synthesized in the endoplasmic reticulum and then tagged with a very important stuff called mannose-6-phosphate M6P residue within the Golgi apparatus। और इसकी टैगिंग की वजह से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं Golgi apparatus में, they are delivered to the lysosome। अब ये ना हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, बॉडी में मैकेनिज्म इस तरह से है कि अगर ये एक सेल है और इससे एक कंपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनी है, और ये कंपार्टमेंट ऑब्वियसली राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, तो ये प्रोटीन Golgi बॉडीज में जाती है। Golgi बॉडी में टैगिंग होती है। टैगिंग का मतलब ये कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन पे एक निशान लगा दिया जाता है, कोई एक साइड ग्रुप लगा दिया जाता है। अब इस टैगिंग से ये पता लगता है कि तुम लाइसोसोम जाओगे भाई, क्योंकि तुम पे ये टैग लगा हुआ है। अगर कोई और टैग लग गया तो उस टैग का मतलब है कि तुम मेम्ब्रेन की तरफ जाओगे भाई, तुम्हें सेल से बाहर जाना है, तुम इस तरफ जाओगे भाई, तुम्हें इस तरफ जाके काम करना है। तो जहां भेजना है उस हिसाब से टैगिंग लगाते हैं। ये ऐसे समझ लो कि आपको स्टिकर लगा दिया, इस एक चीज को स्टिकर लगा दिया, आप वीआईपी हैं जी, आप इस टेबल पे बैठे हैं, आप वीवीआईपी हैं जी, आप इस टेबल पे बैठे हैं। सो जिस तरह आप डिफाइन करते हैं किसको कहाँ जाना है, किसी शादी में, रेस्टोरेंट में, किसी भी अरेंजमेंट में टेबल डिफाइन होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रोटीन्स पर टैगिंग की जाती है और उस टैगिंग से उसको भेजा जाता है उस पर्टिकुलर जगह। अब कुछ टैग्स हमें बड़े वेल डिफाइंड है। सो फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि अगर किसी प्रोटीन पर M6P लगा है, सो दिस प्रोटीन विल डेफिनेटली गो टू लाइसोसोम, और इसको लाइसोसोम में जाके अपना काम करना है। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टैगिंग। नाउ द other macromolecules destined for catabolism in the lysosome arrive by one of the 3 pathways. Number 1, material internalized by the fluid phase. अब जो मटेरियल एंडोसाइटोसिस के जरिए सेल के अंदर एंटर होता है, that goes to the lysosome ताकि उसका ब्रेकडाउन हो। दूसरा मैकेनिज्म है senescent organelles and large protein complexes can be shuttled into lysosome by a process called autophagy. So अगर कोई organelle डेड हो रहा है, उसकी एज हो गई है, तो लाइसोसोम कॉम्प्लेक्सेस इसके इर्द गिर्द इस तरह पूरा लाइसोसोम बन जाता है। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ये अपने ही डिग्रेडिंग ऑर्गेनेल को खा रहा है। नाउ दैट्स अ पुअरली अंडरस्टूड मैकेनिज्म, एक्चुअली इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। व्हाट इट डज इज कि डाइंग ऑर्गेनेल के साथ जाके लाइसोसोम लगता है और एक पूरा बड़ा वैक्यूल बन जाता है कॉल्ड ऑटोफैगोसोम, और फिर इसको डेड किया जाता है। इस पूरे ऑटोफैगी के पाथवे पर 2016 में फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला था ओशुमी को।
योशिनोरी योशुमी, जिसने ये पूरा पाथवे बताया था बेसिकली, या फैगोसाइटोसिस के जरिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आते हैं सेल के, उनको भी लाइसोसोम के साथ अटैच किया जाता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके. एंड तो लाइसोसोम इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट. लाइसोसोम इज गेटिंग, सो इफ दिस इज लाइसोसोम, इसमें एंडोसाइटोसिस के जरिए प्रोटीन्स आ रहे हैं, इसमें फैगोसाइटोसिस के जरिए प्रोटीन आ रहा है, इसमें सेल के अपने मरते हुए प्रोटीन आ रहे हैं, और जो गोल्जाई बॉडी में प्रोटीन टैग हुए हैं वो भी आ रहे हैं. तो ये सारे प्रोटीन इस जबरदस्त कंपार्टमेंट में आते हैं ताकि इन चीजों की डाइजेशन हो सके. डाइजेशन होगी एंडोसाइटोसिस होने वाली चीज की, फैगोसाइटोसिस होने वाली चीज की, सेल में अगर कोई चीज डेड हो रही है उसकी, और डाइजेशन करेगा कौन? ये पर्टिकुलर एंजाइम जो गोल्जी अपैरेटस से यहाँ आएगा लाइसोसोम में. सो लाइसोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेस्ट डिस्पोजल. जो भी चीज सेल में बेकार हो गई है उसका खत्म होना जरूरी है, और वो करेगा लाइसोसोम. देन वी आल्सो हैव प्रोटियोसोम्स. In fact, we also have peroxisomes. Proteasomes also play an important role in degrading cytosolic proteins that include denatured or misfolded proteins. So जो misfolded protein है, गलत बन गई है, होता है जब मशीनरी काम करती है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जब प्रोटीन्स जाती हैं गोल्जी बॉडीज की तरफ, काफी सारी प्रोटीन्स की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ठीक नहीं होती और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनती हैं. वो मिसफोल्डेड प्रोटीन हमारे किसी काम की नहीं है, उनको खत्म करना जरूरी है. उसके लिए ये बैठा ना आपका भाई प्रोटियोसोम, ये डेड करेगा उनको. ठीक है. So this is what happens. Now many proteins destined for proteasome destruction are targeted after covalent addition of ubiquitin. ये भी टैगिंग है, यानी वो प्रोटीन जिसको प्रोटियोसोम में जाना है उस पर यूबिक्विटिन का टैग लगा देते हैं. मैं आपको समझा रहा था ना कि ये टैग लग गया तो लाइसोसोम जाएंगे, ये टैग लग गया तो इधर जाएंगे. सो अगर यूबिक्विटिन का टैग लग गया, सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर M6P का टैग लगा तो इसका मतलब ये लाइसोसोम जाएगी प्रोटीन, और अगर यूबिक्विटिन का टैग लग गया, ये प्रोटीन है उस पर यूबिक्विटिन अटैच कर दिया, तो इट विल नाउ गो टू द प्रोटियोसोम. Polyubiquitinated molecules are progressively unfolded and funneled into polymeric proteasome complex, और वहां उन प्रोटीन्स की डाइजेशन हो जाती है. ठीक है. So that's what you have to remember, and this is where I will stop the video. Next अब वीडियो में सेल चैप्टर नंबर 1 पैथोलॉजी रॉबिन्स में बात करूंगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया डिमांड्स different special treatment because wow, it is a super powerhouse of your body. So we'll talk about mitochondria in the next video. आज हमने बात की कुछ basic housekeeping mechanisms की. So all the very best. I hope you like the video. We are doing chapter number 1 from Median Robbins. My name is Asif Qureshi. You are watching Dr. Asif Lectures.